बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि वॉइस पे बात कर सकते हैं सर। निशु कुमार जी, बिल्कुल, स्पेशल क्लास में एक ऑप्शन होता है रेज योर हैंड। अगर आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और एजुकेटर अगर आपको सिलेक्ट करता है तो यू कैन यस टॉक इन द लाइव स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी ऑन वॉइस। आप अपनी बात एजुकेटर तक बता सकते हैं वॉइस चैट के थ्रू। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है, सर आप पूरा सीओए यहां करवाओगे? हाँ, यस। क्या आप पूरा सीओए अक्टूबर तक करा सकते हो सर? कब तक खत्म हो जाएगा सर? सर आप इस दिन क्लास लेने नहीं आ पाओगे या इस दिन क्लास क्यों नहीं ले पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, यूट्यूब पे हमारा जो मोटिव है वो है आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का। बट ये फ्री एजुकेशन है तो यहां पे हमारे पास ना तो कोई डेडलाइन है और ना ही कोई बाउंडेशन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इतने दिन में खत्म करा दो या उतने दिन में खत्म करा दो, तो रियली सॉरी, हम यहां पे डेडलाइन नहीं रख पाएंगे। और साथ ही साथ आपको अगर स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल बहुत अच्छे से चाहिए कि कोई क्लास मिस ना हो और जब चाहिए तभी क्लास लगे, तो आपको अनअकैडमी प्लस पे आना पड़ेगा डियर। वरना यूट्यूब पे मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको बस लाइव क्लास में आना है और पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। बट स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को ये चीज बतानी पड़ेगी, मेरे को मजा नहीं आता जब तक आप लोग रेडी नहीं होते। अब देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ में, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बावजूद लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। आप में से काफी सारे लोग कंसिस्टेंटली लर्न ही नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम इतनी मेहनत करके आपको फ्रीली पढ़ाते हैं तो कम से कम आप लोग लाइव क्लास में आके पढ़ तो सकते हो ना डियर फ्रेंड्स। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो फिर रियली सॉरी, बट आई शुड से दिस कि आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और वो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है नहीं, लिमिटेड 1 साल या हाफ ईयर की प्रिपरेशन होती है। ओके, चलिए एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, सर हम 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं क्या? हमारे पास इतने कोर्सेस ऑलरेडी हमने यूट्यूब से पढ़ लिए हैं तो इतना कर लें क्या? एक बार एक काम करो, किसी प्लस वाले स्टूडेंट से बात करो और उससे पूछो कि अगर तुमने यूट्यूब का सेशन भी सुना है पूरा और प्लस का सेशन सुना है तो डिफरेंस क्या है और क्यों है। अगर वो डिफरेंस तुम्हें पता चल गया तो तुम ऐसी बात नहीं करोगे। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सर हमको सिर्फ कोर्स पढ़ना है एक बार का, सी कोर्स तो मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं बट एक मेथड होती है लर्निंग की, वो मेथड आपको वहां मिलेगी। सिर्फ कोर्स खत्म करना ही हमारा कोई एम नहीं है। सिलेबस कवर करने का मार्क नहीं मिलता गेट में, मार्क मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और उसके लिए चाहिए एबिलिटी इंप्रूवमेंट। वो कैसे आता है? एक सिस्टमेटिक स्टडी करके आता है, जो आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा बट आप फेलियर होने के बाद सीखोगे तो कोई काम में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आप फेल हो चुके हो। जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो एक बार फेल होके सीखे। दूसरों के फेलियर से सीखो ना, दूसरों के एक्सपर्टीज से सीखो, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। अगर दूसरों को गलती करते हुए देख रहे हो और उनकी गलती से खुद सीख जाओगे तो तुम्हारी गलती तुमको नहीं करनी पड़ेगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। क्या बात करेंगे हम? डीएमए के बारे में। तो कल तक हमने, मतलब लास्ट क्लास तक हमने देखा कि प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है, जी हां। इंटरप्ट आईओ क्या होता है, जी हां। दोनों देख लिए? हां। इन दोनों में आप बता सकते हो कि क्या डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है मेमोरी और आईओ के बीच में? नहीं। तो फिर डेटा ट्रांसफर होता किसके बीच में है? आईओ से आपके घर पे? नहीं। फिर आपके फोन में? नहीं। आईओ डिवाइस से सीपीयू की तरफ। ओके, आईओ डिवाइस में सीपीयू की तरफ। तो ये डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन आईओ टू सीपीयू, ठीक है, आईओ एंड सीपीयू के बीच में। अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें आईओ से मेन मेमोरी तक डेटा ट्रांसफर करना है, और ये ट्रांसफर डायरेक्टली करना है तो उसके लिए एक नई टेक्निक दी गई, एक नया मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर दिया गया, और वो है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये डीएमए करता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहां लिख के लाया हूं। दिस डीएमए टेक्निक इनेबल्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन आईओ एंड मेमोरी। कौन सा मेमोरी? आपका वाला? नहीं, मेन मेमोरी, रैम। ओके, विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। सीपीयू का कोई खास बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है। किसमें? जब ये डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन आईओ एंड मेमोरी।
आगे बात समझ में? हाँ जी, ये वही बात हो गई कि टीचर यहां टीच कर रहा है, आप बैक बेंचर्स अपने आपस में एक वहां है एक यहां है, इशारे इशारे में बात कर ली, सीपीयू को पता ही नहीं चला, टीचर को पता ही नहीं चला। सेम चीज है। अब बात करते हैं कि अगर डीएमए टेक्निक इंप्लीमेंट की तो डीएमए टेक्निक डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इसके लिए अलग से एक हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, और वो हार्डवेयर क्या है? उस हार्डवेयर को बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। नीड अ हार्डवेयर टू इंप्लीमेंट डीएमए टेक्निक। फुल फॉर्म का है इसका, डीएमए का फुल फॉर्म तुमको पता है, सी का मतलब है कंट्रोलर। ये डीएमए कंट्रोलर वो छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस होगा जो डीएमए ऑपरेशन को पूरा करवाने में मदद करेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे की कि ये डीएमए काम कैसे करता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एक सिनारियो मैंने यहां बनाया है, इस सिनारियो के थ्रू आपका पूरा डीएमए आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा, फोटोकॉपी हो जाएगी। ऐसे नहीं छपेगा, ऐसे छपेगा, एकदम कॉपी हो जाएगा एज इट इज। एक बार इस पर्टिकुलर पूरे एग्जाम्पल को या जो मेरा सिनारियो है उसे अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये काम कैसे करता है डीएमए, है ना। चलिए हमने यहां एक लिया है सीपीयू, ये है मेमोरी रैम जहां डेटा ट्रांसफर करना है आईओ से, ये वो आईओ डिवाइस है जिसको डेटा ट्रांसफर करना है, और ये है एक वो डिवाइस डीएमए कंट्रोलर जो हमने लगाई है सिस्टम में ताकि इस डीएमए के थ्रू, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो पाए बिटवीन मेमोरी एंड आईओ, है ना। अभी मैं, आप लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राइट ऑडियो वीडियो में? चलिए अब ये आपस में कनेक्टेड तो रहेंगे ना सब, कि नहीं रहेंगे? ऑल दीज शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर और नॉट। अब अगर ये सब के सब कनेक्टेड रहेंगे, है ना, तो किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे? कौन सा तार लगेगा इनके बीच में? लेन केबल लगेगी? लेन केबल रहेगी या क्या लगेगा बताओ? क्या लगेगा इनके बीच में? लेन केबल लगेगी, तार लगेंगे। कौन से तार लगाओगे बताओ? गिटार के? कैसे कनेक्शन होगा बताओ? कनेक्शन होगा बसेस के थ्रू भैया, सिस्टम बसेस। ये जो कनेक्शन होएगा तो इन कनेक्शन को करने के लिए सिस्टम बसेस लगेंगी। अब ये बस है क्या? कौन सी बस? तीनों टाइप की बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, सब के सब कनेक्टेड रहेंगे, है ना। अब अगर हमने इतना समझ लिया कि हाँ सर बसेस तो लगेंगी, बिल्कुल लगवा दिया हमने, कनेक्ट भी कर दिया, ओके। अब देखो बात यह आती है कि जब डीएमए ट्रांसफर मैंने जो शब्द कहा है, इन वर्ड्स का मीनिंग होगा कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड आईओ। अगर डीएमए ट्रांसफर होना है तो सीपीयू नहीं करेगा, ये डीएमए कंट्रोलर करवाएगा। डीएमए कंट्रोलर यूं समझ लो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करेगा, बोलेगा अरे डेटा भैया तुम यहां से यहां चले जाओ, ये वाली गाड़ियां यहां से यहां चली जाए। तो इस आईओ और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होगा, वो डेटा ट्रांसफर की डायरेक्शंस कौन बताएगा? ये डीएमए कंट्रोलर, है ना। अब एक आईओ डिवाइस, उसको अंदर से उबाले आते हैं कि मेरे को मेमोरी से डेटा ट्रांसफर करने का है ना। अंदर से एक इच्छा हो गई कि मुझे मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करने का है। अब इसको पता है, अरे यार सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब डिजाइन ऑलरेडी हमारे पास है, हम डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम को। तो इस आईओ डिवाइस को बताया जाता है कि भैया अगर तुमको कोई भी मेमोरी तक डेटा ट्रांसफर करवाना है तो ये भाई साहब को बताने का है, रिक्वेस्ट यहां तक पहुंचाने की है। तो अगर इस आईओ डिवाइस को रिक्वेस्ट करनी है किसकी? एक डीएमए डेटा ट्रांसफर की बिटवीन मेमोरी एंड इटसेल्फ, तो ये अपनी रिक्वेस्ट को पहुंचाएगा इस डीएमए तक। इस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं डीएमए रिक्वेस्ट। ये डीएमए रिक्वेस्ट का मतलब है ये आईओ डिवाइस इस डीएमए कंट्रोलर को कहना चाहती है कि मुझे आईओ के बीच, मतलब मेमोरी और मेरे बीच में डेटा ट्रांसफर करना है। ओके, अब अगर इस डीएमए कंट्रोलर को पता चला कि ठीक है डेटा ट्रांसफर तो करना है, पर डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? उठा के फेंक देने का ऐसे करके, ये ले डेटा तेरा उठाया और डाल दिया यहां पे? नहीं, डेटा ट्रांसफर के लिए लगेंगी बसेस। क्या लगेंगी? बसेस। कौन सी वाली?
कर्नाटका वाली या आंध्रा वाली या और कोई स्टेट की बसेस तो नहीं लगेगी ना, नहीं, सिस्टम बस लगेगी। अब ये सिस्टम बस जो है इन महाराज के कंट्रोल में रहती है। क्यों? क्योंकि ये है द बॉस ऑफ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये है मास्टर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बसेस का पूरा कंट्रोल और जितनी भी पूरी डिवाइसेस हैं सबका कंट्रोल इसके हाथ में। अब बस का कंट्रोल इसके हाथ में, बट इन साहब को चाहिए कि हमको इस बस का यूज करना है, किसके लिए? मेमोरी और आईओ को डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए। तो इनसे भीख मांगनी पड़ेगी। The DMA controller will have to beg in front of CPU that can you please give me the system buses for a few seconds or few milliseconds or few nanoseconds। ये DMA कंट्रोलर CPU को बोलेगा मालिक थोड़ी देर के लिए बस दे दो, हम इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो क्या होगा? ये DMA कंट्रोलर इस पर्टिकुलर सीपीयू को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उस रिक्वेस्ट का नाम है मुझे बसेस पे कंट्रोल चाहिए। अरे नाम ऐसा नहीं है, दिस रिक्वेस्ट इज फॉर मुझे बसेस पे कंट्रोल चाहिए। अब अलग अलग प्रोसेसर्स में ना इस सिग्नल का नाम अलग अलग हो सकता है। हमका नहीं मतलब कि किस प्रोसेसर में नाम क्या है, बट हां एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट जो हमें समझ में आया कि डीएमए कंट्रोलर सीपीयू से पूछ रहा है कि क्या मुझे तुम बस दे सकते हो। तो क्या करेगा? ये बस रिक्वेस्ट करेगा। कौन रिक्वेस्ट करेगा? डीएमए कंट्रोलर। इस सिग्नल का नाम बस रिक्वेस्ट भी हो सकता है। इस सिग्नल को कुछ प्रोसेसर्स में होल्ड सिग्नल भी बोलते हैं। होल्ड क्यों? डीएमए कंट्रोलर इज सेंडिंग सीपीयू अ सिग्नल टू होल्ड द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बसेस, है ना। अब सीपीयू को लगा कि चलो यार बेचारा मांग रहा है, थोड़ी देर के लिए बस दे देते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो क्या करेगा सीपीयू? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। बट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्या बोलेगा? पंकज त्रिपाठी जैसे मुंडी हिलाने से तो काम चलेगा नहीं यहां पे, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सीपीयू को एक सिग्नल भेजना पड़ेगा इस डीएमए कंट्रोलर के थ्रू, और डीएमए कंट्रोलर को ये जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल क्या आएगा? सिग्नल आएगा तुम्हारे बस की रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई है, जाओ जा डीएमए कंट्रोलर जा, करवा ले अपना डेटा ट्रांसफर। चलो, तो सीपीयू जो है इस डीएमए कंट्रोलर को अब ये जो सिग्नल भेजेगा उसका नाम है बस ग्रांट, है ना। और इस सिग्नल को हम HLDA भी कहते हैं कुछ प्रोसेसर में। HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट। जो तुमने होल्ड की रिक्वेस्ट की थी, एक्नॉलेज। ये एक्नॉलेजमेंट का मतलब तुमको ये वीडियो वापस से देख के और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको। हाँ जी बिल्कुल, तुम उड़िया में लिखो, बंगाली में लिखो, तेलुगु में लिखो, कन्नड़ा में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लिखना जरूर जो मैं बोल रहा हूं। इनेबलिंग दिस बस ग्रांट और HLDA सिग्नल मीन्स द बस कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस इज गिवन टू डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू ने अगर इसको इनेबल कर दिया, इसका मतलब यह है कि बस का जो कंट्रोल है अब डीएमए कंट्रोलर के पास आ गया। अब अगर डीएमए कंट्रोलर के पास आ गया तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? नाचेगा? अरे नहीं, इस आईओ डिवाइस को बोलेगा तुम डांस कर लो, खुशखबरी आई है हमारे पास, गुड न्यूज। तो ये डीएमए कंट्रोलर ये गुड न्यूज यहां तक पहुंचाएगा कि भैया तुमने जो रिक्वेस्ट करी थी बस मिल गई है, अब चलो रेडी हो जाओ, डेटा ट्रांसफर करना है। तो क्या करेगा डीएमए कंट्रोलर? इस आईओ डिवाइस को इस डीएमए रिक्वेस्ट की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि वॉट एवर द रिक्वेस्ट यू हैव मेड, दैट रिक्वेस्ट गॉट एक्सेप्टेड, नाउ यू बी रेडी टू हैव द डेटा ट्रांसफर। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया जो मैंने कहा? क्या आप लोगों को इतना क्लियरली समझ में आया जो मैंने कहा? जो मैंने इतना कहा ना, इसको मैं 3 बार रिपीट करूंगा अभी। डोंट वरी, समझ में चीजें आई या नहीं आई, याद है या नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग। याद तो तुमको 2 दिन बाद फिर से नहीं रहेगा, बट समझ में आया। आईओ डिवाइस ने डीएमए रिक्वेस्ट किया, डीएमए कंट्रोलर ने बस को रिक्वेस्ट किया, बस अगर मिल गई तो वही खुशखबरी आईओ डिवाइस को पहुंचा दी जाएगी इस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, ताकि आईओ डिवाइस रेडी रहे डेटा के साथ में, है ना। अब
पूरी बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर ऐसे 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 हो जाएंगे। अब सुनो, मास्टर कौन सिस्टम का ई है मास्टरवा, ई है मास्टरवा। ये मास्टर क्या कहेगा? कुछ नहीं, इसने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही दिया। अच्छा, डीएमए कंट्रोलर को सिस्टम में क्या हो रहा है, कौन सी प्रोसेस क्या कर रही है, कितना कर रही है, कुछ पता रहेगा? नहीं, डीएमए कंट्रोलर तो सिर्फ एक ट्रैफिक कंट्रोलर के थ्रू जो सीपीयू ने बताया इसको कर देगा कि भैया इतना डेटा यहां से यहां पहुंच जाए। डीएमए कंट्रोलर सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आईओ डिवाइस से डेटा को मेमोरी पे कॉपी करवा देगा बस। कितना डेटा जाना है ना, किस मेमोरी के किस लोकेशन पे जाना है, इस डीएमए कंट्रोलर को पता होगा? नहीं, मास्टर को पक्का पता होगा। मास्टर को पक्का पता होगा। क्या पता होगा? कि अगर कोई आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होना है तो आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर जो है वो कितना होना है और मेमोरी में कहां पे होना है। अब मेमोरी तो बहुत बड़ी है यार, 4 GB 8 GB का मेमोरी यूज करते हो, रैम। उसमें अगर आपको 1 MB 2 MB 10 MB 15 MB का डेटा भी ट्रांसफर करना है तो इतनी बड़ी रैम में इतना सा डेटा कहां रखेंगे, किस एड्रेस पे रखेंगे, ये किसको पता होता है? सीपीयू को। तो सीपीयू क्या चैलम सर हो गए? अगर आप लोगों ने अभी लेटेस्ट वाला एक सीरीज आया है वो देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो सीपीयू नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, डेटा ट्रांसफर कितना करना है, कितना बाइट का, वो किसको पता है? सीपीयू को। डेटा ट्रांसफर मेमोरी में किस जगह होना है वो किसको पता है? सीपीयू को। बट सीपीयू को पता होने से क्या मतलब? सीपीयू थोड़ी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, डेटा ट्रांसफर तो ये करेगा। अगर ये डेटा ट्रांसफर करेगा और सीपीयू को सब पता है तो सीपीयू को बताना पड़ेगा ना, इसको, इस डीएमए कंट्रोलर को इंफॉर्म करना पड़ेगा कि डेटा ट्रांसफर इतना करना है और यहां यहां मेमोरी में यहां जाकर करना है। ठीक है, तो अब वापस से रिविजिट करता हूं इस पूरे सिनारियो को। रिविजिट करेंगे पूरे सिनारियो को। अब रिविजिट करने से होगा क्या? अरे सुनो जरा, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले डीएमए रिक्वेस्ट होगी। कौन करेगा? आईओ डिवाइस इस डीएमए कंट्रोलर को, नंबर 1। सेकंड, फिर ये डीएमए कंट्रोलर बस की रिक्वेस्ट करेगा। सीपीयू को पता चला कि अच्छा डीएमए का जरूरत पड़ रहा है, मतलब इस डीएमए कंट्रोलर को हमको बताना पड़ेगा कि कितना डेटा और कहां पे डेटा भेजना है मेमोरी में। तो ये सीपीयू इस बस ग्रांट करने के पहले 2 इंफॉर्मेशन इस डीएमए कंट्रोलर को भेजता है। 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? सीपीयू भेजेगा। किसको? डीएमए कंट्रोलर को। क्यों? क्योंकि सीपीयू को पता है कि डेटा कहां जाना है, किस एड्रेस पे और कितना डेटा जाना है। ये दोनों इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? सीपीयू। किसको? इस डीएमए कंट्रोलर को, ताकि इसको सूझ समझ पड़े कि डेटा कितना और कहां से कहां जाना है। ओके, तो सीपीयू थर्ड स्टेप में सीपीयू क्या करेगा? इस बस के थ्रू इस डीएमए कंट्रोलर में 2 टाइप की इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या है वो 2 टाइप की इंफॉर्मेशन? पहली इंफॉर्मेशन है डेटा काउंट और दूसरी इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग एड्रेस। आप यूं समझ लीजिए, ये है दुकान का मालिक, है ना। ये आया एक कस्टमर और ये है वो अकाउंटेंट जो अमाउंट और अकाउंट हैंडल करता है कि कहीं पेमेंट ट्रांसफर करना है। ये बंदा बोलता है यार कि मेरा पेमेंट क्लियर करवा दो। किसको बोलेगा? अकाउंटेंट को। अब अकाउंटेंट को थोड़ी पता है कि कहां से कितना, किस अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और किसको करना है, नहीं पता। तो ये मालिक को बोलेगा कि मालिक यार ये वाली रिक्वेस्ट आई है इस डिवाइस की, अब आप बताओ कि कहां से कितना पैसा भेजना है इस क्लाइंट का। तो ये मालिक बताएंगे कि देखो इतना पैसा भेजना है और इस जगह पे भेजना है। फिर उसके बाद ये सीपीयू जो है अपना इंटरनेट का एक्सेस इसको दे देगा, इंटरनेट मतलब सिस्टम बस, और फिर बोलेगा कि कर दो ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा मनी।
आया थोड़ा पिक्चर पिक्चर सिनारियो, ये एकदम इंस्टेंट अभी एग्जाम्पल आया दिमाग में। आप लोग बोलते हो ना कि सर आपके एग्जाम्पल बड़े अच्छे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि विजुअलाइज करने के लिए मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। जब क्लैरिटी है तो मैप करेगा रियल लाइफ सिनारियो पे, मैप करेगा तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, एंजॉय करोगे सेशंस को, एंजॉय करोगे, आपकी लाइफ बनेगी, आपकी लाइफ बनेगी तो आपको पता है कि पहली सैलरी से 5% कमीशन मेरा बनेगा। अरे नहीं चाहिए पैसा आपका भैया, आप आराम से अच्छा जॉब कर ले, हमको उतना ही खुशी है। ओके नाउ लिसन अगेन। सो थर्ड स्टेप क्या है, बस रिक्वेस्ट करने के बाद सीपीयू इस पर्टिकुलर डीएमए कंट्रोलर को ये दो इंफॉर्मेशन भेजता है। स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब मेमोरी में किस एड्रेस से स्टार्ट होके डेटा ट्रांसफर होना है, और दूसरा है डेटा काउंट। डेटा काउंट मतलब कितनी बाइट्स या वर्ड्स ट्रांसफर होनी है आईओ से मेमोरी पे। ये दोनों आपको कौन बताएगा, सीपीयू बताएगा। किसको, डीएमए कंट्रोलर को। इसके बाद सीपीयू बस ग्रांट करता है। जब बस ग्रांट हो गई, इस डीएमए कंट्रोलर को ये दो इंफॉर्मेशन भी मिल गई, बस भी मिल गई, ये डीएमए कंट्रोलर इसको बोलेगा, किसको, आईओ डिवाइस को, कि एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, लेट्स ट्रांसफर द डेटा। फिर इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू, इस सिस्टम बस के थ्रू, नंबर 6 पे। आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में कौन डेटा ट्रांसफर करवाएगा, ये डीएमए कंट्रोलर बोलते जाएगा कि भैया इतना 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 डेटा जाते रहो जाते रहो जाते रहो। अब ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तुम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है 6 पॉइंट्स में से? दो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई, स्टार्टिंग एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, starting from where the data transfer should be done. The data transfer should be started. Yes, वो स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी में जहां पे से डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा। सर आप ये ऐसा स्टार्ट होगा क्यों कह रहे हो, कि आपने ये नहीं कहा कि जहां पे डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि मेमोरी में एक एड्रेस पे या तो आप एक बाइट रख सकते हो या एक वर्ड रख सकते हो, इससे ज्यादा रख पाओगे क्या एक एड्रेस पे? नहीं। तो एक एड्रेस पे एक बाइट रख दी, आपको तो किलो बाइट का डेटा ट्रांसफर करना है ना, किलो किलो भर डेटा ट्रांसफर करना है, एक एड्रेस पे तो आएगा नहीं, अगले कुछ और सब्सीक्वेंट एड्रेसेस पे आएगा। तो पहला एड्रेस दे दिया, पहला बाइट वहां रखा दिया, नेक्स्ट एड्रेस पे नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट एड्रेस पे नेक्स्ट बाइट, इस तरीके से सम नंबर ऑफ बाइट्स। कितनी कितनी बाइट्स, कितना? अरे ओ सीपीयू वाह, कितना बाइट था बे सरदार, इतना। तो करो ट्रांसफर। तो डेटा काउंट क्या बताएगा, डेटा काउंट बताएगा नंबर ऑफ बाइट्स और वर्ड्स टू बी ट्रांसफर्ड। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें? तुम्हारा रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए, तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है वो आते रहना चाहिए। ओके अभी बात करते हैं कि सर नंबर ऑफ बाइट्स या वर्ड्स दोनों में से, ओहो ये क्या हो गया, दोनों में से क्या, बाइट की वर्ड, तो कैसे पता चलेगा? बाइट की वर्ड ये डिपेंड करेगा मेमोरी के एड्रेसेबिलिटी पे, मेमोरी के एड्रेसेबिलिटी पे। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो यार सेशन को लाइक करो, यूट्यूब सेशन राइट होना चाहिए, है ना। अभी बात करते हैं नंबर ऑफ बाइट्स या वर्ड, ये डिपेंड करेगा मेमोरी की एड्रेसेबिलिटी पे। अगर मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल हो सकती है, बाइट एड्रेसेबल हो सकती है। तो अगर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो डेटा काउंट नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा, अगर मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है तो डेटा काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स बताएगा। बस यही तो है ना। अब ये तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है कि वर्ड एड्रेसेबल है। अगर बाइट एड्रेसेबल है तो डिफॉल्टली बाइट एड्रेसेबल होती ही है, नहीं दे रखा है तो डिफॉल्ट मान लेना। अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो लिखा होगा क्लियरली। तो नंबर ऑफ बाइट्स या वर्ड्स किस पे डिपेंड करता है,
इफ मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, तो क्या होगा, लिख देता हूं तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम भूल जाओगे, लिखोगे भी नहीं। देन ये डेटा काउंट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ बाइट्स। और अगर मेमोरी इज वर्ड एड्रेसेबल, then the data count will be equal to number of words. Is that clear everybody? डेटा क्या मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर होगा? फॉर श्योर कंटिन्यूअसली ही स्टोर होगा, क्योंकि हम एक ही एड्रेस दे पा रहे हैं और बचा हुआ नंबर ऑफ बाइट्स या नंबर ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं, तो कॉन्जिक्यूटिवली ही स्टोर करना है। अब आप बोलोगे सर अगर अलग अलग जगह पे स्टोर करना पड़ा तो जितना डेटा एक बार में कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर करना है उतने का ही स्टार्टिंग एड्रेस और डेटा काउंट दो, फिर दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसफर करना है उसकी अलग रिक्वेस्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी। कौन करेगा रिक्वेस्ट? जे है ना सबसे बड़ा बेगर इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस में, जे है कि यही सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर रिक्वेस्ट यहां से यहां जाती है ना। चलो अब आगे बात करते हैं और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट करेगा कि डीएमए कंट्रोलर मुझे डेटा ट्रांसफर करवा के दो। फिर डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को सीपीयू तक पहुंचाया कि बस की रिक्वेस्ट चाहिए, मेरे को बस चाहिए। सीपीयू ने बोला तुमको बस तो चाहिए पर तुमको ये थोड़ी पता है कि कहां डेटा ट्रांसफर करना है और कितना करना है, तो ये ले दोनों। फिर सीपीयू इसको बस देगा, बस देने के बाद ये डीएमए कंट्रोलर आईओ डिवाइस को बताएगा कि अब बस मिल गई है, जल्दी से शुरू हो जाओ, डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा को रेडी करो। तो डेटा को रेडी करने के लिए आईओ डिवाइस रेडी रहेगी और मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ये डेटा ट्रांसफर दोनों तरफ होता है, मेमोरी में राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, दोनों बराबर ही केस, दोनों बराबर ही केस है। ठीक है, दोनों बराबर ही केस है, चाहे मेमोरी में ट्रांसफर करो या मेमोरी से ट्रांसफर करो, सेम टू सेम प्रोसीजर रहेगी। अब बात आती है इतनी कि अगर सपोज इनिशियली सीपीयू ने ये डेटा काउंट और स्टार्टिंग एड्रेस रख दिया डीएमए कंट्रोलर में, किस टाइप से, लेट्स से कि हमें, ओह मैंने यहां लिखा नहीं, पहली चीज जो है ना ये वाली मैं यहां लिख देता हूं, चलो ये है स्टार्टिंग एड्रेस, लेफ्ट में जगह नहीं है मेरे, है ना, और ये है आपका डेटा काउंट। मैं मान लेता हूं मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। तो इनिशियली लेट्स से स्टार्टिंग एड्रेस सीपीयू ने दिया, किसको दिया, डीएमए कंट्रोलर को, और वो स्टार्टिंग एड्रेस है लेट्स से 2000, और वर्ड काउंट या डेटा काउंट जो है बाइट काउंट है 500, मतलब 2000 एड्रेस से, ये है मेमोरी का लोकेशन, स्टार्टिंग एड्रेस 2000, वहां से स्टार्ट होके कितना बाइट ट्रांसफर करना है 500। तो जैसे ही एक बाइट ट्रांसफर करवा दिया, किसने, इस डीएमए कंट्रोलर ने, किसके बीच में, मेमोरी और आईओ के बीच में, है ना, एक बाइट जैसे ही ट्रांसफर हो गया। अब आप बताओ कि क्या अभी भी 500 बाइट बचा हुआ है, क्या अभी भी 500 बाइट्स बचा हुआ है? नहीं, अभी कितना बाइट बचा हुआ है, सिर्फ 499। तो क्या एक बाइट के ट्रांसफर होने के बाद ये बाइट काउंट कम हो जाएगा? जी हां हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या अब पहला बाइट अगर यहां पे ट्रांसफर हो चुका है तो नया वाला बाइट कहां ट्रांसफर होगा, इसी एड्रेस पे? नको रे बाबा, अगले एड्रेस पे होएगा रे, यहां पे। तो क्या ये एड्रेस की वैल्यू इंक्रीज होगी? जी हां, दूसरी बाइट ट्रांसफर होने के बाद एड्रेस 2002 से स्टार्ट होके 498 बाइट और ट्रांसफर करनी है। ओके, आफ्टर 3 बाइट एड्रेस नंबर 2003 से स्टार्ट होके अब मुझे 497 बाइट और ट्रांसफर करनी है। ये ट्रांसफर कब तक चलेगा सर, ये ट्रांसफर कब तक चलेगा सर, बताओ।
अरे मैंने सर बोला, इसका मतलब सर को थोड़ी मैडम भी रिप्लाई कर सकती है। ये ट्रांसफर कब तक चलेगा? जब तक कि ये डेटा काउंट 0 नहीं हो जाता। तो डेटा काउंट अगर 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 0 बाइट्स बची ट्रांसफर करने की। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आपने डेटा काउंट को 500 से इनिशियलाइज कराया तो 500, 499, 498 अप टू 0 टोटल 501 वैल्यूज ट्रांसफर कर दिया आपने। क्या 501 वैल्यूज ट्रांसफर होंगी या 500 बाइट्स ट्रांसफर होंगी? 500 बाइट्स ट्रांसफर होंगी या 501 बाइट्स ट्रांसफर होंगी? आंसर आएगा सर 500 बाइट्स ही ट्रांसफर होंगे। काउंट है ना ये, काउंट कितनी बाइट, 500 से अगर आपने इनिशियलाइज कराया तो 500 बाइट, सिंपल सी बात है। क्या 0 के लिए ट्रांसफर करोगे? नहीं, 0 हो गया मतलब एक भी बाइट ट्रांसफर नहीं करनी है, तो 0 के लिए ट्रांसफर थोड़े ही होगा। 0 के लिए ट्रांसफर नहीं होगा रे बाबा, 0 के लिए ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो अगर इनिशियलाइजेशन 500 से है तो कितनी बाइट्स ट्रांसफर होंगी? 500। अगर इनिशियलाइजेशन 7 से हुआ तो कितनी बाइट ट्रांसफर होंगी? 7। अगर इनिशियलाइजेशन 20 से हुआ तो 20 बाइट्स ट्रांसफर होंगी। समझा का नहीं रे बाबुआ? समझा ना। तो अगर मैंने कहा कि आपके पास एक डेटा काउंट है, हाँ, और ये डेटा काउंट आप रख सकते हो 4 बिट्स का, बाइनरी में 4 बिट्स का डेटा काउंट आप रख सकते हो। अगर 4 बिट का डेटा काउंट आप रख सकते हो तो आप बता सकते हो कि 4 बिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 1111। यही है मैक्सिमम वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू है, एंड दैट इज इक्वल टू 15। तो अगर आपके पास 4 बिट का डेटा काउंट है, आप 4 बिट का डेटा काउंट स्टोर कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि मैक्सिमम कितनी बाइट्स आप एक बार में ट्रांसफर कर पाओगे। मैक्सिमम 15 बाइट्स आप एक बार में ट्रांसफर कर पाओगे। समझ में आया? ये क्लियर है आपको? बहुत बुलवाते हो यार तुमसे, तुम मेरे से एक एक चीज को इतना एक्सप्लेन कराते हो, इतना कौन करेगा तुम्हारे लिए। चलो, तो 15 बाइट्स टोटल आप मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो अगर वैल्यू 15 है। 15 के लिए एक वैल्यू, एक बाइट ट्रांसफर हो जाएगी। 14 से लेके 1 तक, 1 से 15 आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। जब 0 होगी वैल्यू, ट्रांसफर रुक जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहां जाएंगे सर? आगे कुछ और इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको बतानी पड़ेंगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है एक ऐसी चीज जो कि आपका दिमाग एकदम ब्लो कर देगी। मैं एक ऐसी चीज बोलने वाला हूं अब कि आप जब ये चीज सुन लोगे तब आपको लगेगा कि अच्छा सर, प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा होता है। ओके। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को मजा आए तो 2 चीजें चाहिए मुझे। एक, रिस्पांस चाहिए, कुछ अच्छा प्यार आप लोगों से चाहिए कि हाँ, कमेंट में यहां पे लाइव कमेंट्स के थ्रू पता चल जाए कि हाँ, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है ये चीज सुन के। और दूसरा, वीडियो जब खत्म हो जाए तो इसके कमेंट में मुझे आपकी कमेंट चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कैसा लगा ये सेशन। अब आप लोगों को ये चीज दिमाग में नहीं आई कि सर, आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट कर रहा है डीएमए ट्रांसफर की, तो इस सीपीयू को आखिर पता चला कैसे? इस सीपीयू को पता चला कैसे कि ई भाई साहब ने डेटा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की और कितने डेटा की, कहां पे जाके और डेटा ट्रांसफर करना है, ये वैल्यूज इस सीपीयू को कैसे पता चला? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आईओ डिवाइस के बारे में इस सीपीयू को पता कैसे चला। अब सुनो, बड़ा सिंपल सा सिनारियो है ना। सपोज आप अपने दोस्त के यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मूवी सीरीज लेके आए, कोई भी सीरीज जो उसके पास डाउनलोडेड है ऑलरेडी, उसको आप लेके आए पेन ड्राइव में आपने उसको लगाया। अब अगर पेन ड्राइव जो है
पेन ड्राइव जो है उससे आप अपने हार्ड डिस्क में कॉपी करने इतना टाइम लेना ही नहीं चाहते, आपको इमीडिएटली मूवी या वो टीवी सीरीज देखना ही है, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, जो भी सीरीज आपको लेना है वो मूवी आपको देखना ही है। तो आपने सीधे सीधे पेन ड्राइव ओपन की और उस पर डबल क्लिक कर दिया। क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा एग्जैक्टली डबल क्लिक करने मूवी चल जाएगी, हम एंजॉय करेंगे। अब सुनो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की चीज सुनो और समझ में आएगा। तो एक बार तालियां आप लोगों की, मतलब आपका प्यार और आपका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिएगा। ओके सुनो, अभी क्या बात है यहां पे कि जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, अब आपको एक चीज दिमाग में सोचनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के थ्रू, वो फाइल आपको रैम में लानी जरूरी है। जितने प्रोग्राम रन करेंगे और जितना डेटा आपके सीपीयू को चाहिए, वो डेटा और प्रोग्राम कहां होता है? रैम में। अब पेन ड्राइव, आईओ डिवाइस, रैम आपका मेन मेमोरी, आ गया आपका डीएमए कंट्रोलर का काम कि डीएमए कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी कि वो जो मूवी का फाइल है उसको उठा के रैम में लेके आए। बट द प्रॉब्लम इज डीएमए कंट्रोलर के थ्रू लेके आएंगे, है ना? तो अभी जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक फैसिलिटी होती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फैसिलिटी होती है कि जब आप एक नया ओएस इंस्टॉल करते हो, कुछ नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो आप ओएस को इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस टाइप की फाइल को ओपन करने के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम क्या होना चाहिए। राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि जितनी भी मूवी टाइप की फाइल है, चाहे वो .mp4 हो या .avi हो या किसी भी फॉर्मेट का हो, इस पर्टिकुलर मीडिया में चलना चाहिए या मीडिया प्लेयर में चलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग एवीएल प्लेयर यूज करते हो, है ना? एवीएल ही है ना वो, चलो वीएलसी प्लेयर है, नॉट एवीएल है। ओके, तो वीएलसी प्लेयर में आप क्या करते हो? रन करने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब है कि पहले उस पर्टिकुलर फाइल को मेन मेमोरी में लाने के पहले आपको वीएलसी प्लेयर ओपन करना है। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंफॉर्मेशन गई कि पहले वीएलसी प्लेयर चालू करो। तो वीएलसी प्लेयर चालू हुआ और वीएलसी प्लेयर चालू होके सीपीयू में रन करने लगा। अब वीएलसी प्लेयर सीपीयू में रन करेगा, हां जी, और ये सीपीयू में रन करने के बाद इंटरनली रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को इस पेन ड्राइव में जाके और ये फाइल ओपन करने का है आपके अपने अंदर। ये सीपीयू में वीएलसी प्लेयर रन होके और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस पेन ड्राइव में इस लोकेशन पे ये वाली फाइल रखी हुई है, इसको ओपन करने का है। ये किस में हुआ? सीपीयू में हुआ। अब ये सीपीयू ने किसको? पेन ड्राइव को बोला कि देखो ये है इस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन, इस जगह पे जो फाइल रखी है इसको मेन मेमोरी में लोड करके और दो जल्दी से, ताकि मैं सीपीयू मैं इसको रन कर पाऊं फाइल को। तो सीपीयू किसको बताता है? इस आईओ डिवाइस को, क्या कि ये वाली फाइल है और ये वाली फाइल को कहां लेके आना है? मेन मेमोरी में लेके आना है। मतलब सीपीयू को पता था, सीपीयू ने इस आईओ को बोला था कि तेरे को ये करना है, तो आईओ डिवाइस ने ये रिक्वेस्ट जनरेट की है। आई बात समझ में? कैसे सीपीयू को पता होता है कि कितना बड़ा फाइल है और वो फाइल कहां पे रखा हुआ है और मेन मेमोरी में कहां पे जाएगा? ये सब सीपीयू को उस वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू पता चलता है रन करते करते। फिर वो आईओ को बोलेगा, आईओ इस डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को बताएगा, सीपीयू मन मन मुस्कुराएगा, मैंने तो बोला था, मैंने तो बताया था, है तुमको तो बाद में इंफॉर्मेशन पता चली बेटा, हमको तो पहले से ही पता था। तो सीपीयू क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई, हाँ जी, अब एक काम करो, ये इंफॉर्मेशन ले आओ और डेटा ट्रांसफर करवाओ ताकि हम उस मूवी को चला पाए। और इस तरीके से ये वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू डीएमए कंट्रोलर जो है इस डेटा ट्रांसफर को करता है। मतलब सीपीयू को पहले से पता होता है, बहुत शाना है सीपीयू, इसको पहले से पता होता है। बट ये किसके थ्रू करवाता है? इस आईओ डिवाइस के थ्रू, क्योंकि वो सिग्नल और सिस्टम का डिजाइन ऐसा है। आया मजा? आया मजा? तो रिस्पॉन्स तो दिखना चाहिए ना कि तुम लोग को समझ में आई चीज क्या बोलना चाहता हूं, कि सीपीयू को पता कैसे चला। ये है प्रैक्टिकल सिनारियो जो आप यूज करते हो। इसमें अगर मैं चाहूं तो प्रोसेस कैसे बनती है इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया वीएलसी मीडिया प्लेयर पे या उस फाइल पे, वीएलसी मीडिया प्लेयर कैसे चालू हुआ? ओएस आ गया पिक्चर में, ओएस के थ्रू
कैसे वो वीएलसी मीडिया प्लेयर चला वो पिक्चर में आ गया। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है यहां पे। चलो अब बात करेंगे एक और पॉइंट के बारे में कि अगर सीपीयू ने इस सिस्टम बस को क्या दिया, कंट्रोल इस डीएमए कंट्रोलर को दे दिया, तब सीपीयू क्या करेगा? तब सीपीयू कुछ नहीं करेगा। तब सीपीयू कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू के पास ये बस तो है नहीं, नहीं है तो सीपीयू करेगा क्या? वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है जो सीपीयू के लिए बस की जरूरत नहीं लगती है। जब सीपीयू को बस की जरूरत नहीं लगती है तब सीपीयू वो काम बस वो कर सकता है जो जिसके लिए सीपीयू को बस की जरूरत नहीं लगती, और ऐसे बहुत बहुत कम काम होते हैं। तो इसका मतलब है कि सीपीयू फिर तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, है ना। ये है मेरा पेन राइट नाउ, ठीक है। इस पेन के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूं, मैक्सिमम टाइम इस पेन को यूज करता हूं। या फिर ये माइक्रोफोन ले लेते हैं, इस माइक्रोफोन के थ्रू मैक्सिमम टाइम आपको मैं बता रहा हूं। अब अगर एक फॉर अ स्प्लिट ऑफ सेकंड और फ्यू सेकंड्स के लिए ये माइक्रोफोन मैंने किसी और को दिया किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आपको पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? मैं तो ब्लॉक हो गया। जी हां, यहां भी वही सिचुएशन होती है कि जब इस सिस्टम बस का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास आ जाता है तो फिर सीपीयू उस टाइम तक ब्लॉक रहता है जब तक ये सिस्टम बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता रहे। मतलब सीपीयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये पॉइंट मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपकी मेमोरी तो वाह वाह माशाअल्लाह आपको सब याद रहता है 3 घंटे के लिए, नहीं सर 3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर सब ऑटोमेटिक प्रोसीजर भूल जाते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर CPU can perform only those operations which do not require सिस्टम बसेस। अब ऐसे बहुत ही एक माइक्रो ऑपरेशन, बस इससे ज्यादा होता नहीं है। इसका मतलब है कि जब डीएमए डेटा ट्रांसफर होगा तब सीपीयू ब्लॉक्ड ही रहेगा। मींस मोस्टली सीपीयू विल बी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सीपीयू ब्लॉक ही रहेगा। ब्लॉक रहेगा मतलब कुछ ही नहीं कर सकता है, आइडल रहेगा। ठीक है ना। अब द्वैपायन का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, और यह है कि सर अगर सीपीयू कुछ काम कर ही नहीं रहा उस टाइम पे, तो फिर इस हार्डवेयर की क्या जरूरत? सीपीयू से ही करा लेते। इस हार्डवेयर की जरूरत क्या है? सीपीयू से ही करा लेते। अच्छा ये बताओ, पहले अगर मेमोरी का एक्सेस हो रहा है, आईओ का एक्सेस हो रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रीड राइट वॉट एवर वेर एवर, कहीं भी कैसे भी रीड राइट हो रहा है, यहां रीड होके यहां राइट, या यहां रीड होके यहां राइट, ऑपरेशन हो रहा है। यस, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल नहीं लगेंगे? लगेंगे सर। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एड्रेस नहीं लगेगा? लगेगा सर। कौन देगा? जेडीएमए कंट्रोलर देगा। ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, यही एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी तक पहुंचेगा। कब? जब ये डेटा ट्रांसफर होगा तब। इसके यहां अंदर कंट्रोल सिग्नल्स भी होंगे। क्यों जनरेट होंगे? ताकि ये दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर हो पाए। अब ये कंट्रोल सिग्नल ऑटोमेटिक तो जनरेट होते ही नहीं है, नहीं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑपरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा परफॉर्म होंगे। अब मेरे से ये मत पूछना कि माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है,
है ना, वरना कैमरा के अंदर घुस के तुमको झंझोड़ देंगे, हमको बहुत बुरा लगेगा अदरवाइज, क्योंकि ये सारी चीजें हम समझा चुके हैं आपको कि कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने पड़ते हैं, और वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए कंट्रोल यूनिट एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ प्रोग्रामिंग एटसेट्रा होनी चाहिए। किसके अंदर? ये इसके अंदर है। अगर आप कहते हो कि यही सी चीज आपको सीपीयू में करवानी पड़ेगी, तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू को एक नया प्रोग्राम रन करना पड़ेगा जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम आए। हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो करंट प्रोग्राम सीपीयू रन कर रहा है उसमें तो डेटा ट्रांसफर है नहीं। जो करंट प्रोग्राम रन कर रहा है सीपीयू, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर थोड़ी होगा। उसके थ्रू मतलब रन करके और डेटा ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं होगा। तो करंट सीपीयू का जो भी स्टेटस, जो भी प्रोग्राम है, उसको छोड़ के और सीपीयू को क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा। किसके लिए? उस प्रोग्राम पे। किस प्रोग्राम पे? जो डेटा ट्रांसफर करवा पाए। तो प्रोग्राम पे स्विच करने के लिए तो कंटेक्स्ट स्विच लगेगा। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो सीपीयू ने बोला कि नहीं, हम अपना स्टेट एज इट इज रखेंगे, एज इट इज। हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने सीपीयू का अंदर का कंटेंट एज इट इज रहेंगे। जितने रजिस्टर्स हैं उनके कंटेंट एज इट इज, जितने भी वैल्यूज है सीपीयू के अंदर एज इट इज। हम सिर्फ एक सिग्नल जनरेट करेंगे ये, और ये डीएमए कंट्रोलर बाकी का सारा काम करेगा। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या हुआ कि हमने सीपीयू के करंट स्टेट को कहीं जाके सेव नहीं किया और नहीं सीपीयू के प्रोग्राम को स्विच कराया। तो अगर स्विच नहीं कराया तो वो टाइम बच जाएगा, और वो टाइम बहुत होता है सेव करने के लिए, इसीलिए नया हार्डवेयर लगाया, पैसे देके काम किया। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। तुमको उस एग्जाम्पल के थ्रू अभी बस उस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुमने अपना लैपटॉप ऑन किया, अपना काम कर रहे हो, तुम अपने गूगल अकाउंट से लॉग्ड इन हो अपने लैपटॉप के वेब ब्राउजर पे। आपके फादर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक जीमेल से मेल करना है एक पर्टिकुलर क्लाइंट को या एक पर्टिकुलर ऑफिस के किसी काम के लिए, तो तू मेरे को जीमेल लॉग इन करके दे दे। आपने पहले अपना जीमेल लॉग आउट किया, फिर उनका लॉग इन किया, उनका काम किया, उन्होंने काम किया, आप खाली साइड में बैठे रहे। तो इसका मतलब आप तो क्या हो गए? आइडल हो गए। ठीक है, हो गए। उन्होंने क्या किया? उस पर्टिकुलर चीज को लॉग आउट किया, आपके जीमेल को लॉग आउट किया, अपने जीमेल को लॉग इन किया, उन्होंने अपना काम किया, फिर चले गए। ठीक है, फिर आपने वापस क्या किया? आपने वापस अपने जीमेल पे लॉग इन किया, अपना काम शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाते हैं, 10-15 मिनट बाद आपके फादर, और फिर बोलते हैं यार एक मेल और बचा हुआ है, वो भी कर देते हैं। अब क्या हुआ? अब वापस से सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कि आपके फादर जीमेल पे लॉग आउट करेंगे आपके, फिर लॉग इन करेंगे, और फिर अपना काम करेंगे, फिर अपना लॉग आउट करके जाएंगे ताकि आप फिर से लॉग इन कर पाओ। ये जो अकाउंट स्विचिंग है, बहुत टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, पापा एक काम करो, जब आपके फादर आते हैं तो एक नया वेब ब्राउजर ओपन कर लो, नया वेब ब्राउजर ओपन कर लो, और काइंड ऑफ आप इनकॉग्निटो विंडो में ओपन कर लो। तो क्या आपको बार बार स्विच करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आप अपना जीमेल लॉग्ड इन रखो, उनका जीमेल आप लॉग्ड इन रखो, अलग वेब ब्राउजर में, काम ही खत्म। स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जब आपके फादर लैपटॉप यूज करते हैं तब आपको सिट करना है, बैठना है, आइडल बैठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम ये स्विचिंग का टाइम तो बहुत सारा बच गया ना, स्विचिंग का टाइम तो बच गया ना। हाँ, तो जब सीपीयू यही काम कराएगा तो उसको एक नए प्रोग्राम पे स्विच करना पड़ता है, और वो प्रोग्राम पे स्विच करने में टाइम लगता है, और उसी टाइम की वजह से हमने एक नया हार्डवेयर रखा, इसको खाली एक सिग्नल दिया, सीपीयू ने अपना एज इट इज पूरा का पूरा कंटेंट अंदर के अंदर एज इट इज रखा, प्रोग्राम वही का वही, ये प्रोग्राम को स्विच नहीं कराया। इसके अंदर पीसी की वैल्यू एज इट इज रही, इसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यू एज इट इज रही, कोई भी चेंज नहीं। तो उसकी वजह से फायदा हुआ, हाँ, किस चीज का? कि स्विचिंग जो बार बार होनी थी वो बच गई, और हमारा टाइम काफी सेव हो गया। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। जी हाँ, किसका? क्रिकेटर का, विराट कोहली का? नहीं, वो मुश्किल है अभी तो, बट मेमोरी और आईओ के बीच में डेटा ट्रांसफर का हो जाएगा, इतनी गारंटी है। विराट का आई डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो। आई बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जे वाला गेट 2016 का क्वेश्चन है, और जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने की जो मेथड आपको मैं बताऊंगा, वो मेथड आप लोगों को फॉलो करनी है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की गलत मेथड यूज करते होंगे, आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन देन, बट
हाँ, एक चीज की गारंटी है, जो मैं मेथड बता रहा हूं वो लॉजिकली करेक्ट है। द साइज ऑफ डेटा काउंट रजिस्टर ऑफ डीएमए कंट्रोलर इज 16 बिट। जैसा कि मैंने यहां पे बताया था कि डेटा काउंट रजिस्टर जो यहां पे आप स्टोर करते हो ना, इसकी 4 बिट है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में दे रखा है 16 बिट है। ओके, द प्रोसेसर नीड्स टू ट्रांसफर द फाइल ऑफ 29,154 किलोबाइट्स। इतना बाइट ट्रांसफर करना है। ओके, फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। ओके, आईओ टू मेन मेमोरी। द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, मतलब जो डेटा काउंट यहां पे होगा वो बाइट का होगा। ओके, आगे बात करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द डीएमए कंट्रोलर नीड्स टू गेट कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फ्रॉम प्रोसेसर टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी इज। कितनी बार, कम से कम कितनी बार सीपीयू से डीएमए कंट्रोलर तक कंट्रोल जाएगा सिस्टम बसेस का। अब देखो, अगर कम से कम बार डीएमए कंट्रोलर को ट्रांसफर देना है तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपका फ्रेंड है, एक रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर या फिर पास्ता खा रहा है, फिर आपने कहा यार थोड़ा सा खिला दे, वो बोलेगा बस एक बाइट। अगर उसने एक बाइट बोला तो आप क्या करोगे, एक बाइट में मैक्सिमम से मैक्सिमम खाने की कोशिश करोगे, है ना। बस यही है, कम से कम बार अगर डीएमए कंट्रोलर जाना है तो डीएमए एक बार में मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। अब ये मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है, ये तो इस डेटा काउंट की लिमिट पे डिपेंड करेगा कि इस डेटा काउंट में हम कितना बाइट का डेटा का वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि यहां पे 4 बिट का ही डेटा काउंट था, मैक्सिमम वैल्यू आपने रखी 1111 विच इज 15, तो 15 बाइट एक बार ट्रांसफर हो पाई। जी हां, तो यहां पे कितनी होंगी, यहां पे अगर आपके पास 16 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा डेटा काउंट का। बर्गर के नाम पे देखो कितनी खुशी आई है आपके चेहरे पे, चाहे खाया नहीं पर मजा जरूर आया कि सर बड़ा सा बाइट खा जाएंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 16 टाइम्स 1, और ये 16 टाइम्स 1 जो है वो कितना होगा, 16 टाइम्स 1 कितना होगा, 2 पावर 16 माइनस 1, 2 पावर 16 माइनस 1। इतनी नंबर ऑफ बाइट्स एक बार में ट्रांसफर हो जाएगी मैक्सिमम। अगर एक बार में इतनी, तो टोटल इतनी को ट्रांसफर करने के लिए कितनी बार आपको डीएमए को कंट्रोलर देना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 29,154 किलो बाइट्स डिवाइड बाय 2 पावर 16 माइनस 1 होता है 65536, नहीं 35 होता है, नॉट 36। इस किलो को हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे 1024 का बाइट, सॉल्व करो इसको, आपके पास आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा। चलिए, तो ये है 29,154 इंटू 1024 डिवाइडेड बाय 65535, 455.5। इतनी बार आपको कंट्रोल देना पड़ेगा, किसको, डीएमए को। अरे 0.5 बार मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स, या तो एक बार दोगे या 2 बार दोगे। अब ये 0.5 है तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 456 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 456। अब देखो, मैक्सिमम लोग जो यहां पे करते हैं ना, वो ये करते हैं इसको 16 के मान लेते हैं, सॉरी 64 के मान लेते हैं, ये -1 नहीं करते हैं। बट ये -1 की बहुत बड़ी वैल्यू है बॉस, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है। अगर बाउंड्री कंडीशन हो सकती है, यहां पे अगर 36 अगर आपने लिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, हो सकता है आपके पास आंसर गलत हो जाए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये आपको एज डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या आप जो चाहो जीपी के ले सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन इट इज। जीपी के इस घर पे करो, इट्स अ गेट क्वेश्चन ओनली, इसको ट्राई जरूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज होमवर्क क्वेश्चन ले लो। ओहो, चिराग अग्रवाल ने पूछा है y -1। चिराग, आपको ये चीज समझ में आई थी,
मैक्सिमम वैल्यू। 4 बिट अगर आपके पास है डेटा काउंट में, तो 4 बिट के साथ वैल्यू आपके पास रहती है 1111, मतलब ये वैल्यू होती है 15 नॉट 16। वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहां पे, है ना, 15 नॉट 16, इसीलिए यहां पे -1 किया हुआ है। ठीक है सर, कैश मेमोरी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कैश मेमोरी के ऊपर एक मैराथन सेशन। कैश मेमोरी आएगा काजल जी, काजल मोंडल, कैश मेमोरी अभी आएगा, इसको खत्म करने के बाद कैश मेमोरी करेंगे, और कैश मेमोरी करने के बाद पूरा लाइव पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आराम से आप देखो कि क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। किसी ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था कि सर एक टाइम पे अगर इंटरनल इंटरप्ट आ गया और एक्सटर्नल इंटरप्ट आ गया तो क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, दो दोस्त आपस में साथ में चल रहे हैं, दोनों को ठोकर लगी, गिर गए, तो पहले अपने आप को उठाओगे कि दोस्त को उठाओगे। ऑफ कोर्स अपने आप को उठाएंगे। तो अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते करते इंटरनल इंटरप्ट आया और उसी टाइम पे एक्सटर्नल इंटरप्ट भी आया, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट का सर्विस तो तुम करंट इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के बाद जाओगे ना। बट करंट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म कहां हो रहा है, कहां हुआ, इंटरनल इंटरप्ट आ गया, तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर करंट इंस्ट्रक्शन खत्म करो, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट को सर्विस करो। अब आप बताओ कि किसको पहले सॉल्व करोगे।